हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ हाइलाइट्स जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अनाउंसमेंट के दरमियान किया है। एज अ प्रोफेशनल हम सबको इन चीजों की जानकारी रख लेनी चाहिए। तो चलिए मैं वन बाय वन कुछ चुने हुए हाइलाइट्स के ऊपर में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम सबके बीच में जो है एक इनकम टैक्स के ड्यू डेट को लेके जो अनाउंसमेंट हुआ है कि इनकम टैक्स का जो ड्यू डेट है 31 जुलाई एंड 30 अक्टूबर, इसको बढ़ा के जो है 30 नवंबर कर दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि 31 अक्टूबर जो है वो ड्यू डेट किसके ऊपर में एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले कंपनी, दूसरे में वो एसएससी जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ऑडिट होने थे, और तीसरे जो पार्टनर जिसका फर्म में था और वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने थे। तो इन तीनों के ऊपर में जो है ड्यू डेट 31 अक्टूबर था एंड इन ऑल अदर केसेस हमारा ड्यू डेट 31 जुलाई था। तो इसको बढ़ा के जो है अभी 30 नवंबर कर दिया गया है। और मैं एक चीज बता दूं कि हमारा जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट होता था और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट होने के बाद में जो रिटर्न लगता था उसका ड्यू डेट पहले से ही 30 नवंबर था। तो उस ड्यू डेट को लेके कोई चेंज नहीं आया है। और वैसे ही जो हमारा टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट था वो हमारा 30 सितंबर था, अभी उसको बढ़ा के एक महीना 31 अक्टूबर कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। इसके साथ में जो हमारे रिफंड्स थे, रिफंड्स स्पेशली हमारे जो नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस के लिए थे, प्रोफेशनल्स के लिए थे, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, ये जो छोटे मोटे व्यापारी थे, तो इन लोगों के जो भी पेंडिंग रिफंड्स थे उनको इमीडिएट बेसिस में क्लियर किया जाएगा बोल के अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है। एंड उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ असेसमेंट। जो भी असेसमेंट हमारा बार हो जा रहा था, दोज असेसमेंट्स व्हिच वेर गेटिंग बार्ड ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर तक वो असेसमेंट बार हो जा रहा था, तो उसको एक्सटेंशन 3 महीने का मिल गया है। मीनिंग देयर बाय अब वो 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेगा, उसके बाद में टाइम बार हो जाएगा। सेम जो भी असेसमेंट हमारा टाइम बार हो जा रहा था 31 मार्च 2021 के लिए, वहां पे एक्सटेंशन हमको 6 महीने का मिला है, यानी 30 सितंबर 2021। तो जो भी पहला वाला जो सितंबर में होने का था वहां पे 3 महीने का एक्सटेंशन है, जो अगले साल मार्च में होने का था उसमें 6 महीने का एक्सटेंशन है। और जो विवाद से विश्वास स्कीम था उसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और उसके डेट को 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। अब इसके बाद में एक बहुत और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, ये टीडीएस के ऊपर में है। टीडीएस को सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमाउंट जो है डिडक्टर जो है डिडक्टी को जब पेमेंट करता है तो कुछ पोर्शन जो भी एप्लीकेबल रेट होता है वो अपने पास रख लेता है, बाकी अमाउंट जो है वो दे देता है। और उस अमाउंट को जो टीडीएस के रूप में या टीसीएस के रूप में कलेक्ट करता है या डिडक्ट करता है तो उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। लेट्स सपोज आप 194J में कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे तो आप 10% वहां पे टीडीएस जो है डिडक्ट कर लेते थे। तो इससे क्या है कि अभी चेंज करके 25% का रिलैक्सेशन दिया गया है। मीनिंग देयर बाय जो टीडीएस अभी 10% पहले कटने थे, अभी वो टीडीएस जो है 7.5% कटने हैं। इससे क्या होगा, जब कम टीडीएस जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट होगा और ज्यादा पैसा जो है डिडक्टी के खाते में जाएगा, तो वो पैसा जो है फ्लो करेगा मार्केट में और उस पैसे से जो है हमारा इकोनॉमी जो है प्रोग्रेस हो सकता है, ऐसा मानना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का। तो लेकिन ये टीडीएस जो है किसके ऊपर में काटना है, जो भी हमारा रेसिडेंट है एंड नॉन सैलरीड पर्सन है। सैलरी वालों के ऊपर में अभी भी जैसा था वैसा ही है सेक्शन 192 का एप्लीकेबिलिटी, और वो जो 2 स्लैब थे ओल्ड वाला एंड न्यू वाला, उसके हिसाब से टीडीएस जो है एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है, प्रोफेशनल फीस है, कोई डिविडेंड है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, जैसा 194C में 194J 194I रेंट है,
तो ये सारी चीजों का 25% पहले जितना कटता था टीडीएस, उससे 25% कम टीडीएस काटना है। ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। एंड ये जो टीडीएस का डिडक्शन जो एट अ लोअर रेट है, इसका वैलिडिटी आपने 31 मार्च 2021, तो ये जो करंट हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, टिल द फाइनेंशियल ईयर गेट्स ओवर 31 मार्च 2021 तक का ये वैलिडिटी रहेगा। और इसके थ्रू से गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग के 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी सरप्लस में जनरेट कर सकता है, जो मार्केट में फ्लोट करेगा। ओके, और एक टेंडर को लेके बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों। जो हमारे इंडिया में जो छोटे मोटे कंपनी थे, एमएसएमईज वगैरह थे, ये ज्यादा बड़े टेंडर के लिए अप्लाई करें तो फॉरेन वाले भी जो है सेम टाइम में अप्लाई कर देते थे। तो कभी कभी क्या है कि वो लोग जो है इस टेंडर को ले जाते थे। तो ग्लोबल टेंडर जो है गवर्नमेंट निकाला करता था कि कोई भी कंट्री का बंदा उस चीज को अप्लाई कर सकता है। तो उसके जो लिमिट है, अब ग्लोबल टेंडर के लिमिट को बढ़ा के 200 करोड़ तक का कर दिया गया है। मीनिंग देयर बाय कोई भी टेंडर है जो 200 करोड़ से नीचे का है, उसको ग्लोबल टेंडर में गवर्नमेंट अब इश्यू नहीं कर सकता। तो इससे क्या है, हमारे यहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर है, जो बिजनेस हाउसेस हैं, वो लोग इस टेंडर को हासिल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर जो है हो सकते हैं। तो ये एक सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड मेक इन इंडिया के तहत में ये चीज किया गया है। एंड आप सबको ही जानते हैं कि एमएसएमई में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। अच्छा, उससे पहले एक चीज बता दूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता था वुमेन का, वो 10 लाख रुपीस का उसका जो लिमिट था कोलेटरल फ्री लेंडिंग करने का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 20 लाख रुपीस तक का वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है लोन दिया जा सकता है। ओके, हमारा एमएसएमई सेक्टर में जो है कुछ मेजर चेंजेस है। मैं उन चेंजेस के ऊपर मैं डिटेल में हाईलाइट नहीं करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किया है कि एमएसएमई के डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया है। तो मैं उस डेफिनेशन के ऊपर में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारा जो करंट एग्जिस्टिंग एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन था, वो एक ही चीजों के ऊपर में था। हमारा इन्वेस्टमेंट जो प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, हमने इसमें कितना इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बेसिस पे हमारा बाइफर्केशन होता था। एंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस थे, उनके लिए अलग क्लासिफिकेशन, और जो सर्विस एंटरप्राइजेस थे उनके लिए अलग क्लासिफिकेशन। एंड माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो है, ये 3 कैटेगरी था। जैसे मैं एक एक बताऊं कि अगर इन्वेस्टमेंट आपका 25 लाख से नीचे है माइक्रो कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो माइक्रो कैटेगरी में माना जाता था। 5 करोड़ के नीचे है तो वो स्मॉल कैटेगरी का माना जाता था, और 10 करोड़ के नीचे है तो वो मीडियम कैटेगरी का माना जाता था। वैसे ही सर्विस सेक्टर में अगर 10 लाख के नीचे में इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो सेक्टर है, और 2 करोड़ के नीचे है तो स्मॉल सेक्टर है, एंड 5 करोड़ के नीचे है तो मीडियम सेक्टर है। गवर्नमेंट ने अभी इस क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर दिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टर्नओवर को भी ऐड कर दिया है। अब कोई भी क्लासिफिकेशन हमको चेक करना है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए अलग सा स्कीम दिया हुआ था, एंड सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ था। अभी क्या है, वो मर्ज कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ऐसे करके सर्विस के लिए भी वही है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वही है। एंड जैसे कि माइक्रो में इन्वेस्टमेंट अब जो पहले 25 लाख तक का था, अभी उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है, एंड टर्नओवर जो है वो लेस देन 5 करोड़ होना चाहिए। तो ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप माइक्रो कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। सेम इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है तो स्मॉल, जो कि पहले 5 करोड़ था अब वो 10 करोड़ पे आ गया। और अगर जो इस बार मीडियम की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़। तो ये चीज है, जो पहले का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ था, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के अभी 20 करोड़ कर दिया है। तो ये हमारा एमएसएमई का क्लासिफिकेशन है। इससे क्या है, जो कंपनीज एमएसएमई के दायरे में नहीं आ पा रहे थे, अब वो सारी कंपनीज भी एमएसएमई के क्लासिफिकेशन बढ़ा देने से लिमिट उसके दायरे के अंदर में आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने जो भी एमएसएमई के लिए अनाउंसमेंट किया हुआ है वो भी उसका लाभ ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत असेस किया कि ये क्या है और इसके बारे में जानने की कोशिश की, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।
तो डेफिनेटली अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्त लोगों से शेयर कर दें, सो दैट वो भी इस चीज को लेके जानकारी हासिल कर सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।